नमस्कार। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय के एक काफी कह सकते हैं दिलचस्प और उलझे हुए फैसले की तह तक जा रहे हैं। जी। हमारे हाथ में ओम प्रकाश और अन्य बनाम श्रीनिवास और अन्य मामले का फैसला है जी। जो 5 फरवरी 2022 को आया था। हाँ। ये एक दुकान और नौहरे से जुड़े संपत्ति विवाद की कहानी है जिसमें किराएदारी, एक ट्रस्ट डीड की वैधता और सालों तक चले कई मुकदमे शामिल हैं। बिल्कुल, ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे पारिवारिक संपत्ति के झगड़े, खासकर जब उनमें कोई पुराना ट्रस्ट या वसीयत जैसा दस्तावेज शामिल हो, तो वक्त के साथ कितने पेचीदा हो सकते हैं। इसमें कई परतें हैं और हर परत एक नई कानूनी बारीकी सामने लाती है एक्चुअली। सही कहा। तो आज हमारा मकसद है इस जटिल केस के ताने बाने को सुलझाना। जी। हम देखेंगे कि अलग अलग पक्षों ने क्या दलीलें दी, निचली अदालत का क्या रुख रहा और फिर उच्च न्यायालय ने किन बिंदुओं पर ध्यान देकर अपना अंतिम निर्णय दिया। हाँ, कोशिश करेंगे इसे सरल बनाने की। तो चलिए इस कानूनी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्रायल कोर्ट में दायर 2 मुकदमों से। दोनों ही श्रीनिवास ने दायर किए थे। जी। पहला था किराया और बेदखली का मुकदमा, संख्या 54/2005। हाँ, इसमें श्रीनिवास जो वादी थे, उनका कहना था कि उन्होंने ये जो विवादित दुकान और नोरा है, वो ज्ञान प्रकाश नाम के व्यक्ति से खरीदा था। अच्छा। और ये ज्ञान प्रकाश मूल मालिक ओंकार दत्त के बेटे थे। श्रीनिवास के मुताबिक जो किराएदार थे, फोंग धनराज देवकिशन और देवकिशन, उन्होंने सितंबर 1986 से किराया देना बंद कर दिया था। तो वो डिफॉल्टर थे और उन्हें दुकान खाली कर देनी चाहिए। कुछ और आधार भी बताए थे बेदखली के लिए, जैसे निजी जरूरत वगैरह, लेकिन मुख्य ये था। लेकिन किराएदारों का जवाब क्या था? उन्होंने किराया न देने की बात मानी? नहीं, उनका कहना था कि वे किराया तो दे रहे थे, लेकिन ज्ञान प्रकाश को मूल मालिक ओंकार दत्त के एजेंट के तौर पर। एजेंट के तौर पर? करेक्ट। मालिक के तौर पर नहीं। हाँ, यही उनका डिफेंस था। फिर कहानी में एक मोड़ आया। उन्होंने बताया कि ओंकार दत्त के दूसरे बेटे दुर्गा दत्त, जो जन्म से देख नहीं सकते थे, उन्होंने 9 जनवरी 1985 को यही संपत्ति हनुमान बख्श नाम के व्यक्ति को 99 साल की लंबी लीज मतलब पट्टे पर दे दी थी। 99 साल? बाप रे। जी। तो उनके अनुसार अब असली मालिक या कह लें पट्टेदार वो हनुमान बख्श थे, ना कि श्रीनिवास। अच्छा, तो स्वामित्व का ही झगड़ा शुरू हो गया सीधा। ट्रायल कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया? ट्रायल कोर्ट ने श्रीनिवास की बात मानी। 26 मार्च 2010 का फैसला था। उसमें अदालत ने माना कि हाँ भाई, किराया बकाया था और किरायादारों ने श्रीनिवास के मालिकाना हक को मानने से इनकार किया था। अच्छा। तो उन्हें बेदखल करने का आदेश दे दिया। और दूसरा मुकदमा वो किस बारे में था? वो भी श्रीनिवास ने ही किया था। हाँ, दूसरा मुकदमा संख्या 55/2005 और भी ज्यादा पेचीदा था। ये एक घोषणा और निषेधाज्ञा डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन का सूट था। इसमें भी वादी श्रीनिवास थे और प्रतिवादी थे हनुमान बख्श, जिन्हें दुर्गा दत्त ने पट्टा दिया था। वो किराएदार फर्म और देवकिशन, और बाद में कुछ और लोग भी जुड़े, जैसे भंवरलाल, ओम प्रकाश, संजू, जो हनुमान बख्श से जुड़े बताए गए। इसमें श्रीनिवास क्या चाहते थे? घोषणा किस बात की? श्रीनिवास की मुख्य मांग थी कि दुर्गा दत्त ने हनुमान बख्श के हक में जो 1985 का पट्टा किया था ना, हाँ, उसे शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाए। वॉइड एब इनिशियो, कानून की नजर में वो कभी हुआ ही नहीं। पर क्यों? उसका आधार क्या था? उनका तर्क था कि संपत्ति के असली हकदार तो ज्ञान प्रकाश थे। अच्छा, वही जिनसे श्रीनिवास ने खरीदी थी। जी हाँ। श्रीनिवास का कहना था कि ज्ञान प्रकाश को ये संपत्ति एक ट्रस्ट डीड के तहत मिली थी, जो 22 सितंबर 1973 को बनी थी। ओह, एक ट्रस्ट डीड। हाँ, और अगर ज्ञान प्रकाश मालिक थे तो उनके भाई दुर्गा दत्त को इसे पट्टे पर देने का कोई अधिकार ही नहीं था। बात समझ आई। यानी सारा दारोमदार उस 1973 की ट्रस्ट डीड पर आ गया। बिल्कुल। यहीं पर परिवार का इतिहास समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जमुना दास, उनके बेटे ओंकार दत्त। हाँ। ओंकार दत्त के 2 बेटे हुए, दुर्गा दत्त जो नेत्रहीन थे और ज्ञान प्रकाश। श्रीनिवास के अनुसार ओंकार दत्त ने 1973 में ज्ञान प्रकाश के फायदे के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, जिससे संपत्ति ज्ञान प्रकाश को मिलनी थी। श्रीनिवास ने यह भी मांग की कि हनुमान बख्श ने किराएदारों के खिलाफ जो बेदखली की डिग्री हासिल की थी एक पुराने मुकदमे संख्या 3494 में, वो भी धोखाधड़ी और मिलीभगत का नतीजा थी, इसलिए उसे भी रद्द किया जाए।
और अंततः श्रीनिवास ने खुद को मालिक घोषित करने और दूसरों को संपत्ति में दखल देने से रोकने की मांग की। जाहिर है हनुमान बक्स और बाकी प्रतिवादियों ने इसका विरोध किया होगा। उनका क्या कहना था इस ट्रस्ट डीड के बारे में? ये तो मतलब केस का केंद्र बिंदु बन गई। हाँ, उन्होंने ट्रस्ट डीड की वैधता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनकी कई दलीलें थीं। पहली कि ये संपत्ति पैतृक थी, इसलिए अकेले ओंकार दत्त इसका ट्रस्ट नहीं बना सकते थे। अच्छा। दूसरी, ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाली एक ट्रस्टी सूरज देवी, ओंकार दत्त की पत्नी, उनके बारे में कहा गया कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं। ओ। तीसरी, दुर्गा दत्त ने इस ट्रस्ट को कभी माना ही नहीं। और एक और तकनीकी नुक्ता उठाया कि ज्ञान प्रकाश खुद ट्रस्ट के लाभार्थी थे, तो वो ट्रस्टी कैसे हो सकते थे? ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान प्रकाश को संपत्ति का कोई हक नहीं था। असली मालिक दुर्गा दत्त थे, जिन्होंने हनुमान बक्स को वैध पट्टा दिया, और हनुमान बक्स ने कानूनी तरीके से ही कब्जा लिया था, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। तो इस दूसरे घोषणा वाले मुकदमे में ट्रायल कोर्ट का क्या फैसला रहा? क्या उन्होंने ट्रस्ट डीड को वैध माना? यहां भी ट्रायल कोर्ट ने श्रीनिवास का ही साथ दिया। 26 मार्च 2010 के उसी दिन के फैसले में अदालत ने ट्रस्ट डीड को वैध माना, ज्ञान प्रकाश को मालिक माना। अच्छा। और नतीजतन दुर्गा दत्त के पट्टे और हनुमान बक्स की उस पुरानी डिक्री 3494 को धोखाधड़ी वाला, अमान्य और बेअसर घोषित कर दिया। और वो समय सीमा वाली बात? अदालत ने यह भी माना कि श्रीनिवास ने मुकदमा तय समय सीमा के अंदर ही दायर किया था। तो ट्रायल कोर्ट से तो श्रीनिवास दोनों ही मुकदमे जीत गए, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिवादियों ने इन फैसलों को चुनौती दी होगी। हम बिल्कुल। फर्म धनराज, देवकिशन, ओम प्रकाश, संजू और भंवरलाल, इन सब ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में 4 अलग-अलग अपीलें दायर की। सिविल फर्स्ट अपील्स। 4 अपीलें जी। CFA नंबर्स 192 2010, 197 2010, 206 2010 और 240 2010। यहीं से मामला और गहराता गया और ज्यादा कानूनी दांवपेच सामने आए। तो उच्च न्यायालय में अपील करने वालों के मुख्य तर्क क्या थे? उन्होंने किन बातों पर ज्यादा जोर दिया? उन्होंने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए। सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत तर्क था सीमा यानी लिमिटेशन का। हाँ, समय सीमा वाला। जी। उनका कहना था कि ये जो घोषणा वाला मुकदमा था 55/2005, ये दायर करने में बहुत देर हो चुकी थी। कैसे? श्रीनिवास ने तो कहा था कि उन्हें 1996 में पता चला। हाँ, श्रीनिवास का दावा था कि उन्हें दुर्गा दत्त के पट्टे के बारे में 1996 में पता चला, लेकिन अपीलकर्ताओं ने सबूत पेश किए कि श्रीनिवास को इसकी जानकारी 1992 में ही मिल गई थी। 1992 में? कैसे? जब किराएदारों ने एक दूसरे मुकदमे में अपने लिखित बयान में इसका जिक्र किया था। अच्छा। और कानूनी तौर पर ऐसे मामलों में घोषणा के लिए मुकदमा आमतौर पर जानकारी मिलने के 3 साल के अंदर दायर करना होता है। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 यही कहता है। तो अगर 1992 में जानकारी मिली तो 1996 में दायर मुकदमा? वो समय सीमा से बाहर था। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा नुक्ता है। अगर मुकदमा ही देर से दायर हुआ तो फिर तो मतलब बाकी बातों का ज्यादा मतलब ही नहीं रह जाता। सही कहा। यह अक्सर सिविल मामलों में निर्णायक साबित होता है। दूसरा बड़ा मुद्दा था आवश्यक पक्षकार का, नेसेसरी पार्टी। वो कौन? अपीलकर्ताओं ने कहा कि दुर्गा दत्त, जिन्होंने कथित तौर पर वो पट्टा दिया था और जो ट्रस्ट डीड से भी जुड़े थे, उन्हें इस मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया गया। अरे! और ये कानूनी प्रक्रिया की एक बड़ी कमी मानी जाती है। उनके बिना पट्टे की वैधता का फैसला कैसे हो सकता था? पर श्रीनिवास ने क्या कहा? क्यों नहीं बनाया पार्टी? श्रीनिवास की तरफ से कहा गया था कि दुर्गा दत्त लापता है, लेकिन अपीलकर्ताओं ने बताया कि दुर्गा दत्त ने तो खुद कोर्ट में गवाही दी थी बतौर DW7। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। तीसरा, उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 का हवाला दिया। कहा कि श्रीनिवास ने सिर्फ घोषणा, डिक्लेरेशन मांगी थी, संपत्ति पर कब्जे, पोजेशन का अनुतोष नहीं मांगा। जबकि उस समय कब्जा किराएदारों या हनुमान बख्श के पास था। तो कानूनन जब वादी कब्जे में न हो तो उसे कब्जे की मांग भी करनी चाहिए, ऐसा उनका तर्क था। और फिर ट्रस्ट डीड पर तो वापस आए ही होंगे। हाँ, वो तो केंद्रीय मुद्दा था ही। वो वापस उसी पर आए। 1973 की ट्रस्ट डीड की वैधता, उन्होंने अपनी पुरानी दलीलें दोहराई। संपत्ति पैतृक थी, ट्रस्टी सूरज देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लाभार्थी ट्रस्टी नहीं हो सकते थे, वगैरह। इस बार ट्रस्ट डीड की शर्तों पर भी कुछ खास कहा गया, वो जो पहले बात हुई थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया उन्होंने। ट्रस्ट डीड की एक शर्त थी, क्लॉज 4। उसमें लिखा था कि ट्रस्ट तब भंग होगा जब ओंकार दत्त और सूरज देवी
दोनों की मृत्यु हो जाए, ज्ञान प्रकाश वयस्क हो जाए और बेटी आशा की शादी हो जाए। और लिखा था, मतलब सारी शर्तें पूरी होनी थी। जी हाँ, और तथा लिखा था। लेकिन जब ज्ञान प्रकाश ने 1986 में संपत्ति श्रीनिवास को बेची, तब सूरज देवी जीवित थीं। ओह, तो शर्त पूरी नहीं हुई थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब ट्रस्ट भंग होने की शर्तें पूरी नहीं हुई थी। और अगर ट्रस्ट भंग नहीं हुआ तो ज्ञान प्रकाश को पूरी संपत्ति बेचने का अधिकार कैसे मिला? ज्यादा से ज्यादा वो अपना हिस्सा बेच सकते थे शायद। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक और शब्द का कितना बड़ा मतलब निकल सकता है कानूनी दस्तावेजों में। बिल्कुल, एक एक शब्द मायने रखता है। अपीलकर्ताओं में यह भी कहा कि ट्रस्ट डीड को अदालत में ठीक से साबित ही नहीं किया गया। ज्ञान प्रकाश की गवाही PW2, जो ट्रस्ट बनते समय नाबालिग थे, वो इसे साबित करने के लिए काफी नहीं थी। और किराएदारी वाले मामले में, मतलब अटॉर्नमेंट वगैरह पर, उनकी क्या दलील थी? उन्होंने कहा कि किराएदारों ने कभी श्रीनिवास को अपना मकान मालिक माना ही नहीं था। कोई अटॉर्नमेंट हुआ ही नहीं। अटॉर्नमेंट मतलब किराएदार द्वारा नए मालिक को स्वीकार करना। हाँ, पर उनका कहना था कि वो सिर्फ एजेंट के तौर पर था, मालिक मानकर नहीं। और जब स्वामित्व पर ही इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया तो किराएदारों का श्रीनिवास को मालिक मानने से इनकार करना जायज था, मतलब सद्भावनापूर्ण था, ना कि कोई गलत नियत से। ये तो काफी मजबूत तर्क लग रहे हैं, खासकर लिमिटेशन और ट्रस्ट डीड की शर्तों वाले। श्रीनिवास ने इन सब का जवाब कैसे दिया होगा उच्च न्यायालय में? श्रीनिवास के वकीलों ने जाहिर है ट्रायल कोर्ट के फैसले का बचाव किया। अटॉर्नमेंट पर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 109 के तहत संपत्ति बिकने पर अटॉर्नमेंट अपने आप हो जाता है। कानूनी तौर पर किराएदार की सहमति जरूरी नहीं। अच्छा। ट्रस्ट डीड को उन्होंने वैध बताया, कहा कि पिछले कुछ मुकदमों में भी इसे ट्रस्ट माना गया था। और वो जो क्लॉज 4 वाली शर्त थी, हाँ, और वाली, उस पर उन्होंने कहा कि तथा और का मतलब या लिया जाना चाहिए। मतलब सारी शर्तें एक साथ पूरी होना जरूरी नहीं था। ऐसा भी होता है? और का मतलब या? ये व्याख्या का विषय होता है, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। उनकी ये दलील थी। सीमा के मुद्दे पर उनका कहना था कि मुकदमा धोखाधड़ी वाली डिक्री 1994 की जानकारी मिलने 1996 के 3 साल के अंदर था, इसलिए समय पर था। पट्टे को तो उन्होंने शुरू से ही अमान्य कहा, तो उसे पहले चुनौती देने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई होगी। आखिरकार उच्च न्यायालय किस नतीजे पर पहुंचा? जस्टिस देवेंद्र कछवाहा ने इन सब दलीलों का विश्लेषण कैसे किया? क्या माना कोर्ट ने? उच्च न्यायालय ने, जैसा आपने कहा, बहुत बारीकी से हर पहलू की जांच की और सबसे पहले उन्होंने उसी ट्रस्ट डीड को ही निशाने पर लिया। क्या पाया कोर्ट ने? कोर्ट ने पाया कि ये ट्रस्ट डीड ना तो कानूनी तौर पर ठीक से निष्पादित एग्जीक्यूटेड हुई थी, मतलब सही ढंग से बनी नहीं थी, और न ही अदालत में इसे ठीक से साबित किया गया था। साबित भी नहीं हुए? जी। PW2 ज्ञान प्रकाश की गवाही को इसे साबित करने के लिए नाकाफी माना गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस बात पर भी आपत्ति जताई कि उसने पिछले कुछ फैसलों पर भरोसा कर लिया था, क्योंकि वो फैसले इन पार्टियों के बीच बाध्यकारी नहीं थे। और उन शर्तों का क्या हुआ जिनके पूरा ना होने की बात अपीलकर्ता कह रहे थे, क्लॉज 4 वाली? उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की बात से पूरी तरह सहमति जताई। कोर्ट ने साफ कहा कि क्लॉज 4 की शर्तें बिक्री के समय 1986 में पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सूरज देवी जीवित थी। तो इसका मतलब? इसका मतलब साफ था कि ट्रस्ट भंग नहीं हुआ था और ज्ञान प्रकाश को पूरी संपत्ति बेचने का पूर्ण अधिकार मिला ही नहीं था। तो फिर श्रीनिवास को संपत्ति का मालिकाना हक मिला ही नहीं जो उन्होंने खरीदी थी। हाँ, उच्च न्यायालय का यही निष्कर्ष निकला। जब ज्ञान प्रकाश को बेचने का पूरा अधिकार ही नहीं था, तो श्रीनिवास को पूरी संपत्ति का वैध स्वामित्व कैसे मिल सकता था? तो बिक्री ही अवैध हो गई एक तरह से। पूरी तरह अवैध नहीं, पर अप्रभावी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञान प्रकाश ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में अपने संभावित हिस्से को ही बेच सकते थे, पूरी संपत्ति को नहीं। यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 का भी जिक्र आया। वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी अविभाजित पारिवारिक संपत्ति में एक सहमालिक का सिर्फ हिस्सा खरीदता है, तो उसे सीधे तौर पर पूरी संपत्ति पर संयुक्त कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता। बाप रे! तो ट्रस्ट डीड वाले एक मुद्दे ने श्रीनिवास के पूरे केस की नींव ही हिला दी। बिल्कुल। और फिर बाकी मुद्दों पर भी कोर्ट ने अपना रुख साफ किया, जैसे वो लिमिटेशन वाला, समय सीमा वाला। हाँ, सीमा के मुद्दे पर भी उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की दलील मान ली। कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से साफ है कि श्रीनिवास को 1985 के पट्टे की जानकारी 1992 में ही हो गई थी। अच्छा। इसलिए 1996 में दायर किया गया घोषणा वाला मुकदमा 55/2005 समय सीमा से बाहर था।
ये एक और बड़ा झटका था श्रीनिवास के केस के लिए। और दुर्गादत्त को पार्टी न बनाने वाली बात? उससे भी उच्च न्यायालय ने बहुत अहम माना। साफ कहा कि दुर्गादत्त एक आवश्यक पक्षकार थे और उन्हें शामिल न करना मुकदमे के लिए घातक था, फेटल था। इसी तरह कब्जे का अनुतोष न मांगने वाली आपत्ति को भी वजन दिया गया। तो अगर श्रीनिवास का स्वामित्व ही संदिग्ध हो गया और उनका घोषणा वाला मुकदमा भी खारिज हो गया, लिमिटेशन के कारण भी और पार्टी न बनाने के कारण भी, तो फिर वो जो पहला मुकदमा था किराया और बेदखली वाला 5/4/2005, उसका क्या हुआ? आप सही समझ रही हैं, उसका आधार ही खत्म हो गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि श्रीनिवास और किराएदारों के बीच मकान मालिक किराएदार का कोई कानूनी संबंध, मतलब वॉटॉनमेंट, स्थापित ही नहीं हुआ था। अच्छा। और कोर्ट ने यह भी माना कि जब स्वामित्व पर इतना गंभीर और वास्तविक विवाद था, तो किराएदारों का श्रीनिवास को मालिक मानने से इनकार करना सद्भावनापूर्ण यानी बोनोफाइड था। तो निष्कर्ष ये निकला कि क्योंकि श्रीनिवास अपना मालिकाना हक ही साबित नहीं कर पाए, इसलिए वे किराया मांगने या बेदखली का दावा करने के हकदार ही नहीं रहे। तो अंत में फैसला क्या हुआ? सारी अपीलों का? अंत में उच्च न्यायालय ने अपीलें 19712, 2010, 240, 2010 स्वीकार कर ली और घोषणा वाले मुकदमे 55 2005 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया। और किराए वाले मुकदमे का? किराया और बेदखली से जुड़ी अपील 19-22, 2010 भी ज्यादातर स्वीकार हुई और उस मुकदमे 54 2005 में भी ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। मतलब निचली अदालत के दोनों मुख्य फैसले पलट दिए गए। यानी दोनों मुख्य मुकदमों में श्रीनिवास हार गए। जी हाँ, मैसने प्रॉफिट्स का जो आवेदन था वो भी खारिज कर दिया गया। सभी पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे, ये आदेश हुआ। वाह, मतलब ट्रायल कोर्ट के दोनों फैसले उच्च न्यायालय में पूरी तरह पलट गए। ये मामला वाकई दिखाता है कि संपत्ति के विवाद कितने उलझ सकते हैं। हाँ, खासकर जब दस्तावेज अधूरे या अस्पष्ट हो और सालों पुराना पारिवारिक इतिहास जुड़ा हो। इसमें तो ट्रस्ट डीड, पट्टा, किराया, लिमिटेशन, पार्टी ना बनाना, कितने सारे पहलू थे। बिल्कुल। इसमें हमने देखा कि कैसे एक ट्रस्ट डीड की कानूनी वैधता पर खड़े हुए सवाल ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। फिर लिमिटेशन यानी समय पर कार्रवाई ना करने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। सही लोगों को मुकदमे में पार्टी ना बनाने की चूक और मकान मालिक किराएदार संबंध को साफ तौर पर साबित करने की जरूरत, ये सब कितने महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं। ये केस इस बात पर भी रोशनी डालता है कि दस्तावेजों की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ। शायद अगर ओंकार दत्त ने अपनी मंशा साफ और कानूनी रूप से मजबूत दस्तावेजों में जाहिर की होती, तो ये सालों की मुकदमेबाजी, ये इतना पैसा, इतनी ऊर्जा शायद बच सकती थी। निश्चित रूप से। और ये भी कि अदालती प्रक्रिया की हर बारीकी का ध्यान रखना कितना अहम है। एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक भी पूरे केस को कमजोर कर सकती है, जैसा हमने दुर्गादत्त को पार्टी ना बनाने वाले मुद्दे में देखा। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, इस पूरे जटिल मामले से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? खासकर जब बात परिवार की संपत्ति, वसीयत या किसी ट्रस्ट की हो। क्या ये हमें याद नहीं दिलाता कि ऐसे दस्तावेज बनवाते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, कितने स्पष्ट नियम और शर्तें लिखवानी चाहिए? हाँ। ताकि आने वाली पीढ़ियों को ऐसे लंबे, थकाने वाले और दर्दनाक विवादों का सामना ना करना पड़े। ये एक बहुत ही मौजूद सवाल है और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि स्पष्टता, पूरी कानूनी सलाह और सही दस्तावेजीकरण भविष्य के कई झमेलों को टाल सकता है। प्रोएक्टिव होना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत पड़ताल ओम प्रकाश बनाम श्रीनिवास मामले की। उम्मीद है आपको ये कानूनी सफर दिलचस्प लगा होगा। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।